आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं विषय भूगोल, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। जलधाराएं किसे कहेंगे? तो जलधाराएं निरंतर एक निश्चित दिशा में बहने वाली जल राशि को हम जलधारा कहते हैं। जलधारा दो प्रकार की होती है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। इस जलधारा को हम दो भागों में बांटेंगे। ये हमारा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये हमारा ग्रीनलैंड है। इन सब के बीच में ये एस आकार का जो दिख रहा है ना, ये महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर जो जलधाराएं बहती है इसको हम दो भागों में बांटेंगे। ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, शून्य अक्षांश भूमध्य रेखा हो गई। इसके उत्तर का जो हिस्सा है वो उत्तरी अक्षांश और नीचे का जो हिस्सा है वो दक्षिणी अक्षांश। तो हम उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को हम दो भागों में बांटेंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के अंतर्गत पहले जलधारा है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, दूसरा है एंटिलीज की जलधारा, तीसरा कैरेबियन की जलधारा, चौथा फ्लोरिडा की जलधारा, पांचवा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, छठवां उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, सातवां इरविंगम की जलधारा, आठवां ग्रीनलैंड की जलधारा, नौवां नॉर्वे की जलधारा, 10वां रेनेल की जलधारा, 11वां कनारी की जलधारा और 12वां जो है सार्गेसो सागर। उसी प्रकार से हमारे जो शून्य अक्षांश के नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो जलधारा है उनमें विपरीत विषुवत की जलधारा, गिनी की जलधारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, ब्राजील की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और वेंगुला की जलधारा। अब हम हमारा टाइटल स्टार्ट करते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में जो सबसे पहली जलधारा है वो है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा। ये उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा जो है ये हमारा भूमध्य रेखा है। यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सीधी पड़ने के कारण ये क्षेत्र पूरा गर्म रहता है। तो उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा जो है उसका जो क्षेत्र है वो शून्य से लेकर के 10 अक्षांश तक चलती है। तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप के तट से शुरू होती है और ये पश्चिमी हिस्सा है, तो ये यहां से शुरू होती है और ये आती है सीधा पश्चिमी द्वीप समूह में आकर के टकराती है। इसको हम कहते हैं उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा। भूमध्य रेखा के उत्तर में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा। ये उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा जो है वो पश्चिमी द्वीप समूह में आकर के टकराती है। यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह है, छोटे छोटे बहुत द्वीप समूह है। तो इसी में से एक है एंटिलीज। एंटिलीज द्वीप है। तो इस एंटिलीज द्वीप समूह से उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा आकर के टकराती है और इसकी एक शाखा जो है वो ऐसे बहते बहते यहां जाकर के फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, द्वीप है, वहां जाकर के मिल जाती है। फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा जो पश्चिमी द्वीप समूह में टकराई, इसकी एक शाखा जब एंटिलीज में गई तो इसकी दूसरी शाखा जो है कैरेबियन सागर है। यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह के दक्षिण में कैरेबियन सागर है, इस शाखा में प्रवेश करती है। तो इसको हम कहते हैं कैरेबियन की जलधारा। कैरेबियन सागर में प्रवेश की तो इसको हम क्या कहेंगे? कैरेबियन की जलधारा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पश्चिमी द्वीप समूह में टकराने के बाद में उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है। एंटिलीज द्वीप समूह में टकराई तो एंटिलीज की जलधारा हो गई जो पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व की ओर है, और पश्चिमी द्वीप समूह के टकराने के बाद जो पश्चिम की ओर जलधारा जाती है उसे हम कहते हैं कैरेबियन की जलधारा। तो कैरेबियन की जलधारा आगे जाकर के मैक्सिको की खाड़ी में मिल जाती है। मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी और मिसौरी ये दोनों नदियां आकर मिलती है जो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। इसके कारण यहाँ पर जल का भंडार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा आकर मिली और साथ ही साथ में मिसिसिपी और मिसौरी नदी भी आकर के पूरा जल इकट्ठा कर देती है। तो ये जो मैक्सिको की खाड़ी है इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, तो इस मैक्सिको की खाड़ी में पूरा जल भर जाता है। पूरा जल भरने के बाद में यहां से जो जल है वो ऊपर की ओर जाने लगता है।
ऐसा। तो यहां से जल ऊपर की ओर जाने लगता है, तो यहां पर कौन सा है? फ्लोरिडा राज्य है, फ्लोरिडा राज्य है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, फ्लोरिडा द्वीप है। ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी से फ्लोरिडा तक एक जलधारा जाती है, इसको कहते हैं यहां पर फ्लोरिडा की जलधारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उत्तरी भूमध्य रेखा की जलधारा गर्म जलधारा है। एंटिलिस की जलधारा जो है वो उत्तरी भूमध्य रेखा की जलधारा से मिली है, इसलिए यह भी गर्म जलधारा है। कैरेबियन की जलधारा जो उत्तरी भूमध्य रेखा की शाखा है वो भी गर्म जलधारा है, और फ्लोरिडा की जलधारा भी गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा आगे जाती है यहां पर हैटरस तक, यहां पर हैटरस अंतरीप है। हैटरस अंतरीप तक जाती है, और यहां पर जब जाती है तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। तो हैटरस से ग्रांड रन तक एक गल्फ स्ट्रीम की जलधारा चलती है। तो गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वो हैटरस से ग्रैंड बैंक तक चलती है, और ये जो जलधारा है ये खाड़ी से निकलती है, इसलिए इसको गल्फ, और गर्म जलधारा है इसलिए इसको स्ट्रीम। तो इस प्रकार से गल्फ स्ट्रीम का नाम गल्फ स्ट्रीम पड़ा, खाड़ी से निकलने के कारण गल्फ और गर्म होने के कारण स्ट्रीम। इस प्रकार इसका नाम क्या हुआ? गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है, कभी भी आपसे कोई पूछे कहां चलती है तो आपको बताना है हैटरस से ग्रैंड बैंक तक चलती है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, और ये जलधारा जो है वो गर्म जलधारा है। ये आगे जाती है न्यूफाउंडलैंड तक। उसके बाद में ये ऊपर में है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के इस साइड में है बेफिन की खाड़ी, इस बेफिन की खाड़ी से नीचे में है लेब्राडोर का सागर, और इसके नीचे में है डेविस जल संधि। तो इस बेफिन के खाड़ी से लेब्राडोर सागर से एक जलधारा निकलती है। आपको याद रखना है कि जो भी जलधारा है जो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आएगी वो जलधारा ठंडी होगी, क्योंकि उच्च अक्षांशों पर तापमान कैसा रहता है? कम रहता है। इसलिए उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की जो जलधारा आएगी वो जलधारा ठंडी जलधारा होगी। तो बेफिन की खाड़ी से लेब्राडोर सागर से और डेविस जल संधि के माध्यम से एक जलधारा आती है। यह जलधारा बहुत ठंडी होती है, अपने साथ में बड़े बड़े हिम के खंड लेकर आती है, बर्फ के टुकड़े लेकर आती है, और वो आती है न्यूफाउंडलैंड तक। न्यूफाउंडलैंड में गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा दोनों आपस में मिल जाते हैं। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वहां पर संघनन की क्रिया होती है। हमने संघनन वाला पाठ पढ़े थे, उसमें गैसीय जल जब गर्म होकर ऊपर उठता है तो ऊपर उठने के बाद में संघनन की क्रिया होती है। तो जब 0 सेंटीग्रेड के ऊपर तापमान होता है तो धुंध, कोहरा और कुहासा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा जब दोनों आपस में मिलते हैं तो कोहरे का निर्माण होता है। तो कोहरे के उत्पादन से प्लैंकटन नामक घास उत्पादन होता है, जो मछलियों का पौष्टिक आहार है। उस घास को खाने के लिए, उस प्लैंकटन को खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां आती है, उस छोटी छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी बड़ी मछलियां आती है। इस प्रकार से वहां पे मछलियों का भंडार हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ग्रांड बैंक में मत्स्य उत्पादक केंद्र है। मत्स्य उत्पादक केंद्र है। आपसे कभी भी कोई पूछे न्यूफाउंडलैंड क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको बताना न्यूफाउंडलैंड जो है वो मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में 40 अंश अक्षांश के पास लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा दोनों मिल जाते हैं, और 40 अंश के आसपास में हमारे जो क्षेत्र आता है वो कौन सा आता है? कौन सी पवन का क्षेत्र आता है? प्रति व्यापारिक पवन। कौन सा क्षेत्र आता है? प्रति व्यापारिक पवन। प्रति व्यापारिक पवन किधर चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो ये हमारा पश्चिम दिशा हो गया, हमारा पूर्व दिशा हो गया। तो प्रति व्यापारिक पवन के प्रवाह के कारण ये दोनों जलधाराएं जब आपस में मिलती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, तो इसका नाम हो जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है ये गल्फ स्ट्रीम का ही जलधारा है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, जल स्तर है ना वो काफी फैल जाता है। और आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, इसके पूर्वी भाग से एक जलधारा आती है जिसे कहा जाता है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा।
कौन सी जलधारा? पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, वो जाती है आगे बहती हुई, यहाँ पर आइसलैंड द्वीप है, इस आइसलैंड द्वीप में जाकर के टकराती है, यहाँ पर वो डेल्टा की स्थिति बनती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब आगे जाती है ना, तो यहाँ पर डेल्टा की स्थिति बनती है। यहाँ पर है आइसलैंड, आइसलैंड से यहाँ पे टकराती है, तो इसको इरविंगर की जलधारा कहते हैं। यहां से जाती है, इसको अपन कौन सी जलधारा कहते हैं? इरविंगर की जलधारा कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये भी गर्म जलधारा है। इरविंगर की जलधारा जो है वो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से बन रही है, इसलिए ये भी जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। इसकी दूसरी शाखा जो है वो इधर नॉर्वे की ओर जाती है, नॉर्वे देश से गुजरी, इसलिए इसका नाम हो गया नॉर्वे की जलधारा। तो नॉर्वे की जलधारा वो भी गर्म जलधारा है। उसके बाद में इसकी एक धारा आती है बिस्केन की खाड़ी में, यहां पर इसका नाम हो जाता है रेनर की जलधारा। उसके बाद में यहां से एक शाखा जो है वो नीचे की ओर आती है कनारी द्वीप में, ये रेनर की जलधारा है, वो भी गर्म जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का एक जलधारा जो वो नीचे आती है कनारी द्वीप पे, प्रकृति के कारण से वो ठंडी हो जाती है, और कनारी द्वीप के धारे धारे वो आती है नीचे की ओर। अब हम देखते हैं कि ये जो नॉर्वे की जलधारा है वो ऊपर गई, किसका शाखा है? वो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा की शाखा है। जब ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा की शाखा ऊपर जाती है तो ये क्षेत्र कहता है उच्च अक्षांश वाला है। उच्च अक्षांश वाला है तो यहाँ पे क्या जमे रहता है? बर्फ जमे रहता है। लेकिन जब ये नॉर्वे की जलधारा जाती है ना, तो यहाँ का तापमान 5 अंश बढ़ जाता है, यहाँ का तापमान 5 अंश बढ़ जाता है। इसलिए ये जो बंदरगाह है वो जम नहीं पाते, है ना, और वो व्यापार के लिए खुले रहते हैं। परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि यूरोप का कंबल किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि यूरोप का कंबल जो है वो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को कहते हैं, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जब यूरोप में जाती है तो यूरोप का तापमान 5 अंश बढ़ जाता है, जिससे वो क्षेत्र हिममंडित नहीं हो पाता और वो व्यापार के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा जाता है। तो ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे बढ़ करके ये एक धारा नॉर्वे की ओर गई, एक धारा जो है वो बिस्के की ओर गई, और तीसरी जो जलधारा है वो कनारी द्वीप की ओर आई। तो कनारी की जो जलधारा है वो कनारी द्वीप के समुद्र बहती है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ये जलधारा ऊपर से नीचे आ रही है, इसलिए जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। ये आने के बाद में, ऊपर से नीचे आने के बाद में ये उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा से मिल जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो जलधारा है भूमध्य रेखीय जलधारा, ये भूमध्य रेखीय जलधारा, एंटिलीज की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इरविंगर की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, रेनर की जलधारा, कनारी की जलधारा, इतनी जलधाराएं हैं। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं ना? हाँ, अब देखते हैं अपन, यहां पर एक सार्गेसु सागर पाया जाता है। कौन सा सागर पाया जाता है? सार्गेसु सागर पाया जाता है। तो अब ये सार्गेसु सागर का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, भूमध्य रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और कनारी की जलधारा, जब ये चारों तरफ से जल इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर एक चक्रनुमा, है ना, गोल, शांत, गतिहीन जल का क्षेत्र हो जाता है ना। यहाँ पर जड़ विहीन घास का निर्माण होता है।
जड़विहीन घास का निर्माण होता है। ये सार्गेस नामक जो घास है इसको सबसे पहले स्पेन के लोगों ने देखा। कहां के लोगों ने देखा? स्पेन के लोगों ने देखा, और स्पेन में इस घास को सार्गेस कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सार्गेसो सागर हो गया। अब हम देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। भूमध्य रेखीय जलधारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा मध्य अफ्रीका से शुरू होती है, सेंट्रा कंट्री तक चलती है। यहां पर आने के बाद में दो भाग में विभाजित हो जाती है, एक भाग जाती है ट्रिनिडाद की ओर, और ये आगे जाकर के उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा से मिल जाती है। और जो दूसरी जलधारा है वो ब्राजील के नीचे नीचे आती है। तो ये दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा ये भी गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, क्योंकि हम 50 से 20 के बीच चल रही है। तो कौन सी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। ठीक है, अब देखो सेंट्रा कंट्री से टकराने के बाद में ये ब्राजील के तट के सहारे ब्राजील का कौन सा तट? पूर्वी तट है ना, पूर्वी तट के सहारे ये नीचे उतरती है, तो इसका नाम हो जाता है ब्राजील की जलधारा। क्या नाम हो जाता है इसका? ब्राजील की जलधारा। ब्राजील के तट से गुजरी इसलिए इसका नाम हो गया ब्राजील की जलधारा। उसके बाद में हम देखते हैं कि यह हमारा कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर से नीचे की ओर से एक जलधारा आती है, यहां पर है एक फॉकलैंड। फॉकलैंड पे इसका नाम हो जाता है फॉकलैंड की जलधारा। एक द्वीप है फॉकलैंड इसका नाम, तो यहां पर इसका नाम क्या हो गया? फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड द्वीप से गुजरने के कारण इसका नाम हो गया फॉकलैंड की जलधारा। अब देखिए ये जो फॉकलैंड है ये उच्च अक्षांश से आ रही है, उच्च अक्षांश से आ रही है ना, तो ये कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी, है ना। तो फॉकलैंड की ठंडी जलधारा और ब्राजील की गर्म जलधारा दोनों जो है अर्जेंटीना के पास ये उरुग्वे है ना, यहां पर आपस में मिल जाते हैं। अब यहां पर गर्म जलधारा ब्राजील की और ठंडी जलधारा फॉकलैंड की, दोनों जब मिलेंगे तो यहां पर भी कोहरे का निर्माण होगा। यहां पर कोहरे का निर्माण होगा तो यहां पर ब्राजील में कौन सा उत्पादन होता है? कॉफी का। तो कॉफी के उत्पादन के लिए आवश्यक दशाओं का निर्माण करती है, जिसके कारण यहां पर ब्राजील में कॉफी का उत्पादन अधिक होता है। उसके बाद में 40 अंश के आसपास ये दोनों जलधारा जो है वो यहां पे मिल गए, और मिलने के बाद में यहां पे कौन सा प्रवाह चलता है? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, है ना। वो किसके कारण होगा? प्रति व्यापारिक हवाएं, पछुआ पवन। पछुआ पवन किधर से किधर चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। इसलिए जब दोनों जलधारा फॉकलैंड की जलधारा और ब्राजील की जलधारा उरुग्वे के पास मिलेंगे तो प्रति व्यापारिक हवाओं के प्रवाह के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे। तो ये जो जलधारा है ना वो भी किधर चलेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी। ठीक है, और इस जलधारा का क्या नाम देंगे? दक्षिण में है, ये उत्तर में था उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिण में तो इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ये जलधारा आगे जाएगी, यहां पर है वेनेजुएला प्रदेश, यहां पर जाकर के टकराएगी, और इसके साथ ही साथ इस तट के साथ साथ वो ऊपर की ओर जाएगी। जब ये इसके तट के साथ साथ ऊपर में जाएगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वेंगुला प्रदेश से गुजरी इसलिए वेंगुला की जलधारा। कौन सी जलधारा? वेंगुला की जलधारा हो गई। ये वेंगुला की जो जलधारा है ना ये ठंडी जलधारा है। वेंगुला की जलधारा कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ये वेंगुला की जलधारा ऊपर जाएगी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा से जाकर के मिल जाएगी। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा जब पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा जब दोनों आपस में
मिलते हैं। तो यहाँ पर का जो जल का स्तर है पश्चिमी द्वीप समूह का, वो कैसा हो गया, विशाल हो गया। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा भी मिल गई और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा भी पश्चिमी द्वीप समूह के पास मिल गए। तो यहाँ पर जल का स्तर कैसा हो गया, ऊंचा हो गया। तो एक धारा क्या होगी, एक जलधारा वापस पश्चिम से पूर्व की ओर आएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, विपरीत दिशा में आ रही है ना। कैसे आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कहां टकरा रही है, गिनी के तट पर टकरा रही है। गिनी के तट पर टकराई, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, गिनी की जलधारा। कौन सी जलधारा, हाँ। अब ये जो गिनी की जलधारा है ना, यहां से टकराने के बाद में वापस आएगी, तो ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, है ना। तो गिनी की जलधारा कैसे चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है ना। और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा कैसे चलेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी, उल्टी चल रही है ना, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मध्य अफ्रीका से जलधारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा शुरू होती है, सेंट रॉक में जाकर टकराती है। सेंट रॉक के पास इसकी दो खंड हो जाते हैं, एक ट्रिनिडाद की ओर और दूसरा ब्राजील की ओर। जो ब्राजील के तट के सहारे सहारे बहती है उसे हम ब्राजील की जलधारा कहते हैं। ब्राजील की जलधारा भी जो गर्म जलधारा है। और नीचे से आर्कटिक महासागर से एक जलधारा आती है, फाकलैंड के द्वीप के तट के सहारे सहारे गुजरती है, इसलिए इसको फाकलैंड की जलधारा कहते हैं। और उच्च स्थान से आने के कारण ये फाकलैंड की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। फाकलैंड की जलधारा और ब्राजील की जलधारा दोनों अर्जेंटीना के पास उरुग्वे में मिलते हैं। और यहाँ पर पछुआ पवन के प्रवाह के कारण दोनों जलधाराएं मिल करके पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो है वेंगुला प्रदेश अफ्रीका में प्रवेश करते हैं और अफ्रीका के तट के सहारे ये दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाते हैं। अब देखिए, जितने जो ठंडी जलधाराएं हैं वो सभी जलधाराएं जो है वो अपने पीछे वाले भाग में मरुस्थलों का निर्माण करते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये कनारी की जलधारा है, ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ये जो ठंडी जलधारा अपने पीछे मरुस्थल का निर्माण की, इसका क्या नाम हो गया, सहारा मरुस्थल। उसी प्रकार से ये फाकलैंड की जलधारा है, ये भी कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ये अपने पीछे में जिस मरुस्थल का निर्माण किया उसका क्या नाम, पेंटागोनिया का मरुस्थल। उसी प्रकार से ये है वेनेजुएला की जलधारा, ये अपने पीछे में कलाहारी मरुस्थल का निर्माण करती है, कलाहारी मरुस्थल का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे कि जलधाराओं का प्रभाव, ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराओं का प्रभाव। न्यूफाउंडलैंड क्यों प्रसिद्ध है, मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेपेडोर की ठंडी जलधारा जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, कोहरे का निर्माण होता है। कोहरे के निर्माण से प्लैंकटन नामक घास उत्पन्न होता है जो मछलियों का उत्तम पौष्टिक आहार है। अब देखते हैं अपन गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा का क्या प्रभाव रहेगा। कौन बताएगा गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव। देखिए, ये जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से चल रही है, तो ये क्षेत्र कैसा रहेगा, गर्म हो जाएगा, है ना। समुद्री जलधाराओं का समुद्री तट पर प्रभाव पड़ता है। अगर किसी समुद्र के तट पर गर्म जलधारा बहेगी तो उसे गर्म बना देगी और ठंडी जलधारा बहेगी तो उसे ठंडी बना देगी। यही कारण है कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा अमेरिका के पूर्वी तट को गर्म कर देती है, जबकि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा कनाडा के पूर्वी तट को ठंडी कर देती है। तो क्लियर हुआ, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा अपने निकटवर्ती क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देगी, जिसके कारण उस क्षेत्र का जो वायुमंडल है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और वहां पे जलयान जो है वो हमेशा खुले रहेंगे, ठीक है कि नहीं।
हाँ, अब इसको गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल क्यों कहते हैं? ये यूरोप महाद्वीप है ना, इसको यूरोप का कंबल क्यों कहेंगे? कभी भी आपसे ये नहीं बोला जाएगा नॉर्वे की जलधारा यहाँ बहती है ना, नॉर्वे की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है, लेकिन आपको ये नहीं बोला जाएगा कि नॉर्वे को यूरोप का कंबल क्यों कहते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा? गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल क्यों कहते हैं, ठीक है कि नहीं? हालांकि नॉर्वे किसकी शाखा है? गल्फ स्ट्रीम की शाखा है ना। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में जाती है ना, तो ये कैसा हो जाती है? विशाल हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर जाने के बाद में इसके कई खंड हो जाते हैं। उत्तर की ओर जाती है तो इर्विंगर की जलधारा कहलाती है, इधर यूरोप पर चली गई तो नॉर्वे की जलधारा कहलाती है, इधर जो है वो रेनेल की जलधारा कहलाती है, इस प्रकार से। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जब यूरोप में जाती है तो यूरोप का तापमान 5 अंश सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, जिसके कारण वहां पर जो क्षेत्र है वो शीत ऋतु में भी हिममंडित नहीं हो पाता और व्यापार के लिए हमेशा खुला रहता है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल कहा जाता है। देखो लेब्राडोर का क्या प्रभाव है? तो लेब्राडोर की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। जब ये उत्तर से आती है तो ये अपने आसपास के क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है, जिसके कारण वो क्षेत्र कैसा हो जाता है? बर्फ से आच्छादित हो जाता है और वहां पर जलयान नहीं चल पाते। साथ ही साथ जब गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा आपस में मिलते हैं तो वहां पर कोहरे का निर्माण होता है। कोहरे के निर्माण के कारण भी जलयान चलाने में असुविधा होती है। और तीसरी चीज, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा के कारण वहां का तापमान कम हो जाता है। क्लियर? क्लियर? किसी कोई डाउट? एक बार फिर से बता दूं। हाँ, तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। जलधाराएं किसे कहते हैं? तो निरंतर एक निश्चित दिशा में चलने वाली जलराशि को हम जलधारा कहते हैं। जलधाराओं को हम दो भागों में बांटते हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, है ना। गर्म जलधारा अपने आसपास के तापमान को बढ़ा देगी और ठंडी जलधारा अपने आसपास के तापमान को ठंडा कर देगी। हमेशा याद रखना कि जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएगी, तो निम्न अक्षांश मतलब शून्य अंश अक्षांश। शून्य अंश अक्षांश में वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जो जलधाराएं जाएगी वो कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। तो उच्च अक्षांश में वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए क्षेत्र कैसा होता है? ठंडा होता है। तो वहां से जो आने वाली जलधाराएं हैं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, वो जलधाराएं कैसी होगी? ठंडी होगी। तो वो अपने आसपास के तापमान को ठंडी कर देगी, ठीक है। जिस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर किनारे की जलधारा ऊपर से नीचे आ रही है, ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। उसी प्रकार से फॉकलैंड की जलधारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ना, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जा रही है, ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। वेंगुला की जलधारा है ना, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जा रही है, ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। तो जलधाराओं को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। पहले हम देखते हैं उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा। तो ये जो जलधारा है शून्य अंश अक्षांश से लेकर के 10 अंश अक्षांश तक उत्तरी ध्रुव में चलती है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा। तो ये जो जलधारा है वो अफ्रीका से शुरू होती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से शुरू होती है और कहा जाती है पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है। पश्चिमी द्वीप समूह में टकराने के बाद में यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है एंटिलिस। एंटिलिस द्वीप समूह में यहां से एक जलधारा निकलती है जिसको क्या कहा गया? एंटिलिस की जलधारा। तो पश्चिमी द्वीप समूह में पूर्व की ओर से एक जलधारा निकलती है जिसे कहा गया एंटिलिस की जलधारा। पश्चिमी द्वीप समूह के पश्चिम में एक जलधारा जाती है, यहाँ पर है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर को पार करके जाती है, इसलिए इसका नाम हो गया कैरेबियन की जलधारा, ठीक है। ये कैरेबियन की जलधारा आगे जाती है मैक्सिको की खाड़ी में। ये अमेरिका का दक्षिणी भाग है ना, यहाँ पर है मैक्सिको की खाड़ी। इस मैक्सिको की खाड़ी में मिसिसिपी और मिसौरी नदी का जल आता है और कैरेबियन सागर है, उत्तरी भूमध्य रेखीय का जल आता है। तो यहाँ पे जल का स्तर कैसा हो जाता है? ऊंचा हो जाता है, इसलिए यहाँ से जल जो है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। और यहाँ पर है फ्लोरिडा।
फ्लोरिडा राज्य है ना, फ्लोरिडा खाड़ी है, प्रायद्वीप है, तो फ्लोरिडा के तट से गुजरती है, इसलिए इसका नाम हो गया फ्लोरिडा की जलधारा। ये जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। तो फ्लोरिडा आगे जाती है हैट्रस तक। हैट्रस में एक गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यहां इसका नाम फ्लोरिडा का चेंज हो जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा हो जाता है। हैट्रस से लेकर के आगे ग्रैंड बैंक तक की जो जलधारा है उसको हम गल्फ स्ट्रीम की जलधारा के नाम से जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो है वो गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा ग्रैंड बैंक से आगे न्यूफाउंडलैंड तक जाती है। न्यूफाउंडलैंड में बेफिन की खाड़ी से, लेब्राडोर सागर से और डेविस जल संधि से एक जलधारा निकलती है जिसका नाम है लेब्राडोर की जलधारा। तो न्यूफाउंडलैंड में गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा दोनों आपस में मिलते हैं। दोनों के आपस में मिलने के कारण वहां पर कोहरे का निर्माण होता है। कोहरे के निर्माण होने से वहां पर प्लैंकटन नामक घास उत्पादन होता है। उस प्लैंकटन नामक घास को खाने के लिए मछलियां आती है, जो मछलियों का उत्तम पौष्टिक आहार है। ठीक है, इसलिए वहां पर बड़ा बड़ा मत्स्य उत्पादक केंद्र है जिसका नाम क्या है? ग्रैंड बैंक। हाँ, तो न्यूफाउंडलैंड में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो 40 अंश के आसपास में पछुआ पवन का प्रवाह है। पछुआ पवन पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो ये जो जलधारा है वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। इस जलधारा को हम नाम दिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे चल करके डेल्टा के रूप में अलग अलग भागों में बढ़ जाती है। उत्तर की ओर जाती है तो इसे इर्मिंगर की जलधारा कहते हैं, और इधर नॉर्वे की ओर जाती है तो इसे नॉर्वे की जलधारा कहते हैं, और इधर बिस्केन की ओर जाती है तो इसे रेनल की जलधारा कहते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि ये जो आर्कटिक महासागर है, यहां पर ग्रीनलैंड है, इसके पूर्वी भाग से एक जलधारा आती है जिसे कहा जाता है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। कौन सी जलधारा? पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। ये पूर्व भाग से है ना, इसलिए इसे पूर्वी ग्रीनलैंड या ग्रीनलैंड की जलधारा भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि कनारी द्वीप के पास ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक धारा जो है वो नीचे उतरती है और कनारी की खाड़ी में, कनारी द्वीप में प्रवेश करती है, और प्रकृति के कारण से ये जलराशि है वो ठंडी हो जाती है। कनारी द्वीप से गुजरने के कारण इसका नाम क्या हो गया? कनारी की जलधारा हो गई। ठीक है, ये आगे आती है नीचे और कहा मिल जाती है? उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है। इस प्रकार से एक चक्र बन जाता है ना। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और कनारी की जलधारा, ये आपस में मिलकर के एक चक्र का निर्माण करते हैं जहां पर जल जो पूरा शांत होता है और गतिहीन हो जाता है। यहाँ पर सार्गेस नामक छोटी छोटी घास पाई जाती है जो जड़ विहीन घास है। इस घास को सबसे पहले स्पेन के लोगों ने देखा। स्पेन में इस घास को सार्गेसो कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सार्गेसो सागर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो ये जो जलधारा है ये मध्य अफ्रीका से शुरू होती है और सेंट राकंत्रिप तक चलती है। सेंट राकंत्रिप में आने के बाद में ये टकराने के बाद में दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग जाता है ट्रिनिडाड की ओर और आगे ये चली जाती है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है। दूसरा भाग ब्राजील के तट के सहारे सहारे नीचे की ओर जाती है। ब्राजील से गुजरने के कारण इसका नाम हो जाता है ब्राजील की जलधारा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नीचे की ओर, तो आर्कटिक महासागर से एक जलधारा आती है जो फॉकलैंड द्वीप समूह से होकर के ऊपर की ओर जाती है, उरुग्वे तक जाती है और ब्राजील की जलधारा से मिल जाती है। तो फॉकलैंड की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा है। तो ब्राजील की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा अर्जेंटीना के पास उरुग्वे में मिलते हैं और दोनों मिलकर के कोहरे का निर्माण करते हैं। उस कोहरे से ब्राजील में कॉफी का उत्पादन होता है, उसके लिए आवश्यक दशाएं पैदा करती है। उसके बाद 40 वर्ष के आसपास में फिर पछुआ पवन का निर्माण होता है। दक्षिणी पछुआ पवन है ना, ये हमारी कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है ना, दक्षिणी पछुआ पवन प्रवाह। तो यहां से स्टार्ट होती है पछुआ पवन। पछुआ पवन के प्रवाह के कारण ब्राजील की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा दोनों मिलकर के पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं।
तब इसका नाम हो जाता है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। और ये जलधारा जाती है कहां पर? अफ्रीका के दक्षिण तट पर वेंगुला प्रदेश में टकराती है और इस तट के सारे ऊपर की ओर जाती है। वेंगुला प्रदेश से गुजरने के कारण इस जलधारा का नाम क्या हो गया? वेंगुला की जलधारा। और आगे जाकर के ये दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाती है। अब हम देखते हैं विपरीत विषुवत-रेखीय भूमध्य रेखीय जलधारा। तो विपरीत विषुवत-रेखीय भूमध्य रेखीय जलधारा जो है वो उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा जब दोनों पश्चिमी द्वीप समूह के पास मिलते हैं तो जल का स्तर कैसा हो जाता है? ऊंचा हो जाता है। तो जल का स्तर ऊंचा हो जाने के कारण इसकी एक जलधारा जो है वो विपरीत दिशा में घूमती है और इसको पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा जो है वो पश्चिमी द्वीप समूह से विपरीत दिशा में बहती हुई वो गिनी के तट तक आती है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। गिनी के तट से गुजरने के कारण इस जलधारा का नाम गिनी तट पर क्या हो गया? गिनी की जलधारा। गिनी की जलधारा भी गर्म जलधारा है और ये गिनी की जलधारा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर?